दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी माय गर्लफ्रेंड्स कैट पे पहला कमेंट मयंक शर्मा जी ने किया था। मयंक शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम नूतन है और ये बात तब की है जब मैं अपने शादी के बाद अपना नया घर सेटअप कर रही थी। आम लड़कियों के जैसे मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि अपने घर में हर एक चीज़ मैं खुद से चुन चुन कर लाऊं और मेरे घर में हर एक चीज़ बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कई सारे वास्तु के किताबों को भी चाट डाला था, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था कि सब कुछ सेटअप करने के बाद कोई वास्तु दोष या कोई और प्रॉब्लम निकल आए जिसके वजह से बाद में तकलीफ हो। मैं थोड़ी धार्मिक किस्म की हूँ, इसीलिए मैंने हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा था। ईशान कोण किधर है, अग्नि कोण किधर है, जल कोण किधर है, कहाँ पे बेसिन होना चाहिए, कहाँ पे चूल्हा होना चाहिए। मैंने हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा था। यहाँ तक कि घर में मिरर किस शेप और साइज़ का होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। मैंने कुछ पंडितों से भी इस बारे में बात की थी। उन लोगों ने मुझे हर चीज़ को लेके अच्छी तरीके से गाइड किया था। हालांकि कोई भी मेरे साथ साथ हर सामान के खरीदारी में तो नहीं रह सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज्ञान तो दे ही दिया था जिससे कि मैं सही चीज़ों का चुनाव कर सकूं। धीरे धीरे इसी तरीके से एक एक चीज़ को जुटा जुटा के मैं अपने घरौंदे को बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी कड़ी में बहुत सारी चीज़ों को चुनते चुनते और समेटते समेटते काफ़ी समय लग रहा था। उसी बीच मैंने सोचा घर में थोड़ा एंटीक भी होना चाहिए, जिसके वजह से घर को काफ़ी अच्छा लुक मिल सकता है। इसी सिलसिले में मैंने शहर के सबसे अच्छे और सबसे पुराने एंटीक शॉप के बारे में पता किया। पता करने के बाद पता चला मेरे घर से कुछ दूर पे एक एंटीक शॉप है जिनके पास 16वीं सदी के भी सामान मिल जाते हैं। मैंने सोचा ठीक है, जब इतना खर्च कर ही रहे हैं तो कोई अच्छा एंटीक पीस लाके घर के सुंदरता में चार चांद लगाने में क्या बुराई है। मैं वहाँ पे चली गई। मैंने जाकर वहाँ पे बहुत कुछ देखा, छोटे मोटे एंटीक के आइटम्स भी लिए। उसके बाद सजावट की कुछ चीज़ें भी खरीदी। लेकिन फाइनली बढ़ते बढ़ते जब मैं उनके वेयर हाउस की तरफ बढ़ी, जो कि काफ़ी बड़ा था और वहाँ सामानों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ इस कदर सामान भरे पड़े थे जैसे कि पूरे दुनिया के सारे पुराने और एंटीक्स वहीं लाके रख दिए गए हों। वहाँ घूमते वक्त मैं हर चीज़ को देख के क्यूरियस हो जा रही थी। हर चीज़ की हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ चीज़ों के पास एक तख्ती पे उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी, या फिर बस इतना लिखा था कि वो किस सदी की है, या कब बनी थी, या किसके अंतर्गत थी, या कौन उसका मालिक था। इसी तरीके से घूमते घूमते मुझे एक आईना मिला। वास्तु के हिसाब से घर में गोल आईना रखना मना था, इसीलिए मैंने चौकोर आईना देखना शुरू कर दिया। कई सारे आईनों को देखने के बाद एक आईना ऐसा था जो कि काफ़ी बड़ा था। उसका आकार भी सही था, लेकिन उसका फ्रेम तो इतना खूबसूरत और नक्काशीदार था कि वहाँ से मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी। उसे देखकर ये लग रहा था जैसे किसी रानी महारानी ने उसे खास अपने लिए बनवाया हो। उसमें इतना बारीक काम किया गया था कि मैं क्या बताऊं। उस पे बहुत बारीक तरीके से हर चीज़ बनाई गई थी। मुझे लगा ये तो रानी महारानी के बाद सीधे अब मेरे ही कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पीस दोबारा मिलना मुश्किल है, और किसी और को अगर मिल गया तो शायद वो इस चीज़ को छोड़े ही नहीं। और ऐसे एंटीक शॉप में
इन सारी चीज़ों के बीच अपने काम की चीज़ों को ढूंढना एक ट्रेजर हंट की जैसे होता है, और मुझे मेरा ट्रेजर मिल चुका था। मैंने सोचा बेकार ही मैं शॉप में आगे की तरफ सामान देख रही थी। पीछे की तरफ तो ज़्यादा सामान है और इनके दाम भी कम थे, क्योंकि कई सारी चीज़ों पे दाम लिखे हुए थे। हालांकि कई सारे आइनों को ढक के रखा गया था, जिसमें ये भी शामिल था, और इस पे कोई रेट या टैग भी नहीं लगा था जिससे ये पता चल सके कि ये कितने का है। लेकिन कई सारे एंटीक मिरर्स को देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरे बजट के बाहर तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तुरंत जाकर दुकान के मालिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन दुकान का मालिक शायद लंच पे चला गया था। मैंने वहाँ के वर्कर को वो मिरर दिखाया और उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी कि किस मिरर का या किस एंटीक पीस का क्या रेट होना चाहिए। उसने अपने अंदाजे से रेट बताया, लेकिन उसने मुझे रुक कर बोला, एक बार आप मालिक से बात कर लीजिए और सारे एंटीक आइटम्स एक साथ ही पैक करा लीजिए। मैंने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे रिटर्न जाना है काफ़ी दूर, इसीलिए मुझे अभी ही सारा सामान पैक करवा के यहाँ से रवाना करवाना होगा, ताकि मैं वहाँ जाके सब कुछ सेटअप कर सकूँ। मुझे ये भी डिसाइड करना होगा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। मुझे आपके दुकान में एक दो आइटम और देखनी है। उतने देर में अगर आपके मालिक आ जाते हैं तो ठीक, वरना आप खुद ही ये सारी चीज़ें लोड करवा दीजिएगा। मैं तुरंत के तुरंत इसे लेके निकलना चाहूँगी। वर्कर ने भी शायद सोचा होगा कि अगर कस्टमर वापस लौट जाए तो मालिक ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि सबके हिसाब किताब मैं ही करके इन्हें फाइनल कर दूँ। उन्होंने मेरा एड्रेस तो ले लिया, लेकिन गलती से मैंने अपना पुराना एड्रेस दे दिया था, और ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैं वहाँ से बाहर निकल चुकी थी। मैंने सोचा खैर कोई बात नहीं, इन्होंने डिलीवरी तो मेरे साथ ही भेजी है, तो बाद में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि डिलीवरी वाली गाड़ी मेरे साथ साथ चल रही थी। तो मैं डिलीवरी की गाड़ी को लेकर अपने नए घर पे पहुंच गई। मैंने वहां पे सारी चीज़ों को उतरवा लिया और उसके बाद मैं इस चीज़ में बिज़ी हो गई कि क्या चीज़ कहाँ सजाना है। इसी चीज़ को लेकर मैंने घर के हर एक कोने को ध्यान से चेक किया, निरीक्षण किया। मुझे ये भी ध्यान रखना था कि वास्तु के हिसाब से सब कुछ एकदम सटीक हो। उस हिसाब से मैंने सभी कुछ सजा दिया, लेकिन वो सबसे खूबसूरत मिरर जो मैं वहाँ से लेकर आई थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस कोने में रखने से इसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। पहले तो मैंने सोचा कि इस शीशे को, इस मिरर को मैं हॉल में रख दूं, ताकि आने जाने वाले मेहमान आसानी से इसे देख सकें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से तो फिर मैं इससे थोड़ी दूर हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने फाइनली उसे अपने बेडरूम में लगाने का फैसला किया। मैंने उस मिरर के साथ साथ और भी कई सारी एंटीक चीज़ों को अपने कमरे में भी, हॉल में भी और घर के बाकी के एरिया में भी सजाया। धीरे धीरे मेरा घर अब आकार लेने लगा था। मुझे लगा कि यहाँ शिफ्ट करते के साथ हम लोगों की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ भर जाएंगी, हम लोग की ज़िंदगी में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगी। लेकिन बदलाव तो आया, लेकिन इस तरीके का जो मैंने कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे करते करते आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन हम लोग गृह प्रवेश करने वाले थे। पंडित जी ने हमारे यहाँ हवन पूजा किया, लेकिन पूजा करने के बाद उन्होंने मुझसे नहीं, मेरे हस्बैंड से एक बात कही कोने में ले जाके। पंडित जी ने क्या बात कही ये मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया। मैंने थोड़ा पूछा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि आखिरकार हम लोग इस घर में आ गए। मेरे पति थोड़े ही देर के लिए उस बात को लेकर टेंस्ड लगे, लेकिन फिर वो भी नॉर्मल हो गए। हम लोगों ने फिर उस घर में उस रात दीपक जलाया, और सिर्फ मेरे हस्बैंड वहाँ उस दिन सो रहे थे। अगले दिन से हम लोग पूरी तरीके से उस घर में शिफ्ट होने वाले थे। एक बार गृह प्रवेश की पूजा होने के बाद हमारे में घर को अकेले नहीं छोड़ते, इसलिए मेरे हस्बैंड रात में वहीं सोने वाले थे। मैं चुपचाप अपने घर वापस चली गई, पुराने घर। वहां से मैं कल सुबह सारा सामान लेकर आने वाली थी। उसके बाद हम लोग
फुल एंड फाइनल शिफ्टिंग कर लेते। अगले दिन सुबह जब मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंची तो मेरे हस्बैंड थोड़े बेचैन लग रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई रात में यहाँ आया था? क्या तुम रात में आई थी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो घर पे थी। कितने बजे की बात बता रहे हो? उन्होंने कहा, रात को 1:30-2 बजे। मैंने कहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1:30-2 बजे तक तो शायद मैं सो भी चुकी थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं आऊँ, हो सकता है कोई और आया हो। उन्होंने कहा, हाँ, ये भी हो सकता है। हमने बाहर कैमरा तो लगा रखा था, लेकिन उस वक्त वो कैमरा चालू नहीं किया गया था। इस वजह से हमें ये नहीं पता चला कि कौन आया था और किसने दरवाज़ा नॉक किया था। हम लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। ये बात भी आई गई हो गई। हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब हम लोग पूरी तरीके से इस घर में शिफ्ट हो चुके थे। हम लोगों ने वहाँ मीठा चीज़ बनाया, अच्छी चीज़ें बनाई, किचन में जो जो रूल्स होता है वो सारा फॉलो किया। सब कुछ जैसे प्रॉपर गृह प्रवेश के बाद किया जाता है, मैंने सब कुछ वैसे ही किया। मैंने अपना मंदिर भी सेटअप कर लिया था और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये घर पुराने घर से बड़ा भी था और खूबसूरत भी। और ये जिस लोकेशन पे था वो लोकेशन भी मुझे बहुत पसंद था। अगल बगल बहुत हरियाली थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन शायद मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। आज रात जब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से फिर से दरवाजे पे नॉक हुआ। हम लोग तुरंत दौड़कर दरवाजे की तरफ गए, लेकिन मेरे पति ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, डायरेक्ट दरवाज़ा खोलना ठीक ना होगा। मेरे हस्बैंड ने बाहर झांक कर देखा, उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कोई बदमाशी कर रहा हो, अभी दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं होगा। हम लोग जाकर अपने कमरे में लेट गए। तभी वापस से नॉक करने की आवाज़ आई, लेकिन ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कि घर के ही किसी डोर को किसी ने नॉक किया है, मतलब घर के अंदर के डोर को। हम लोगों ने घर में तुरंत जाके चेक किया कि कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया है। इधर उधर अच्छे से देखने के बाद हमें कोई नज़र ना आया। हमें लगा कि ये हमारा वहम है। उसके बाद जब हम लोग तीसरी बार सोने की कोशिश करने लगे, तब अचानक से फिर से डोर नॉक करने का आवाज़ आया। हम लोगों को लगा ये आवाज़ तो हमारे ही बेडरूम के डोर पे नॉक करने की थी। हम और भी डर गए कि कोई घर में घुसकर हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। ये तो बहुत डरने वाली बात थी। जब हम लोगों ने घर को अच्छे से चेक किया तो हमने देखा कि मैंने जो एंटीक आइटम्स लगा के रखे थे, उन्हीं में एक एंटीक आइटम था जो कि दीवार पे था, जो शायद किसी पुराने राजघराने का मुहर या चिन्ह था। वो हवा से हिलकर और दरवाजे से टकरा रहा था। मैंने सोचा कि हम लोग बेकार ही इतना डर रहे थे, इसी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन बाद में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि वो एक कांटी से, एक कील से ब्लॉक किया हुआ था। तो आखिर वो हिल कैसे रहा था? मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अभी ये तो पता चल गया ना कि कोई खतरे की बात नहीं है, और शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले दिन मैं बाकी के कामों में भूल ही गई कि ऐसा भी कुछ हुआ था। उसके बाद मैंने बाकी की चीज़ें करना शुरू किया, जो काम थे वो किया। घर में बहुत सारा काम बाकी था, उन सारी चीज़ों को करते करते शाम हो गई। मेरे हस्बैंड भी अपने काम से वापस आ चुके थे। फिर हम लोग खाना पीना करके और सोने जाने लगे, लेकिन इस बार फिर से वही चीज़ हुई और मेरे हस्बैंड ने ये आवाज़ आते के साथ कहा, तुम्हारा वही एंटीक होगा, उसके लिए इतना टेंशन क्या लेना, सो जाओ चुपचाप। मैंने भी कहा, हाँ ठीक ही कह रहे हैं आप। लेकिन जब हम लोगों ने सोने की कोशिश करना शुरू किया तो पहले जो नॉक का आवाज़ एक बार आता था, वो अब बार बार आने लगा। कंटिन्यू खट 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 इस तरीके की आवाज़ आने लगी, और इस आवाज़ से हम लोग इरिटेट तो हो ही रहे थे, साथ ही साथ हमें ये लग रहा था कि हॉल में लगा हुआ, मतलब घर के अंदर लगा हुआ एंटीक इतना ज़्यादा आवाज़ कैसे कर सकता है, क्योंकि हवा भी घर के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती। वो घर के अंदर का भाग था, सारी खिड़की दरवाजे बंद थे, तो इतना तेज जब हवा ही नहीं है तो फिर इतने ज़ोर ज़ोर से एंटीक पीस हिल कैसे सकता है।
हमें थोड़ा शक महसूस हुआ, इसीलिए हम लोगों ने चेक करना ही ज़रूरी समझा। जब घर में सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से चेक कर ली, उसके बाद जब हमें कुछ नहीं मिला, तो हमें लगा कोई बात नहीं, आज बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके सोते हैं। पता नहीं, एक अजीब सी मनहूसियत सी महसूस हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। हम लोग इस चीज़ पे राज़ी हो गए और हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि दरवाज़ा बंद करने के बाद भी रात में कई बार ऐसी आवाज़ें आती रहीं, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। अगली सुबह जब मेरे पति काम पे चले गए, तब मैं घर को अच्छे से जांचने लगी, क्योंकि अब ये रोज़ की बात हो चुकी थी। मेरा काम में ध्यान ना लगकर इसी चीज़ पे ध्यान था कि घर में आखिर किस वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। और जब मैं उस एंटीक को चेक कर रही थी, तभी मुझे अपने कमरे में से, मतलब बेडरूम में से, एक अजीब सी आवाज़ आती हुई सुनाई दी। मैंने सोचा, बेडरूम में से आवाज़ कैसे आ रही है? जब मैं बेडरूम में गई तो मैंने दाएं बाएं हर तरफ देखा। उसके बाद मुझे लगा एक बार बेड के नीचे भी चेक कर लेते हैं। मैं बेड के नीचे चेक करने के लिए झुकी, और जब मैं उठी तो मेरे सामने ही वो एंटीक मिरर था। मैंने उस एंटीक मिरर में किसी और को देखा। मतलब उसके सामने तो मैं खड़ी थी, लेकिन उस मिरर में कोई और नजर आ रहा था, और वो बहुत ही राजसी पोशाक में था, जैसे कि वो कोई रॉयल फैमिली का इंसान हो। और थोड़ी देर बाद उसे कंटिन्यू देखते रहने के बाद उसके बगल में एक रॉयल लेडी भी आके खड़ी हो गई। लग रहा था दोनों राजा और रानी हैं। मैंने ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे आंखों को भ्रम हो रहा है, या मैं नींद में हूँ? ये क्या हो रहा है? ये मेरे समझ के बाहर था। मैंने सोचा एक बार मिरर के पास जाके चेक करूं कि वो मिरर असली है, नकली है, या क्या है। क्या ये मेरे समझ के बाहर था। मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था और ना ही सुना था। और जब मैं मिरर के पास पहुंची, तो उसमें से जो राजा और रानी थे, रानी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, उस मिरर में से अपना हाथ बाहर निकालकर। और ये चीज़ मुझे अंदर तक कपकपा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जैसे तैसे अपने हाथ को उससे झटकते हुए खींचा, और मैं वहाँ से उस रूम को बंद करते हुए बाहर की तरफ भाग गई। उसके बाद मैं उस घर में भी नहीं रहना चाहती थी। मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने हस्बैंड को, अपने पति को फ़ोन लगाने लगी। उनका फ़ोन बिजी आ रहा था। मैंने सोचा तब तक कहीं और रह लेती हूँ। मैंने अपने जान पहचान के किसी इंसान के घर पे जाना ही सही समझा। मैंने घर को लॉक करके और उस इंसान के घर पे जाकर बैठ गई। जब मेरे पति शाम को घर पे पहुंचे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और बोलने लगे, तुम कहाँ हो? घर पे ताला क्यों लटका हुआ है? मैंने उन्हें सारी कुछ बातें एक के बाद एक सब कुछ बता दिया। उन्हें लगा मेरा दिमाग चल गया है, या शायद नए जगह पे आने की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, तुरंत के तुरंत घर पे आओ। ये सब क्या तरीका है? किसी के घर पे भी जाके बैठ जा रही हो और घर को यूं ही छोड़ दे रही हो। आओ, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग खुद से चेक करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर देखेंगे। मैंने हामी भर दी, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे भी इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं हो। मुझे भी यही लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली मैं अपने पति के बात को सुनते हुए घर वापस आई, और जब मैं घर में वापस घुसने लगी तो मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं खुद को समझा रही थी, नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये तुम्हारा वहम है। और यही सब सोचते सोचते मैं घर के अंदर गई। जब मैं घर के अंदर गई तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। सबसे पहले मैं घर के अंदर जाकर मंदिर वाले, पूजा वाले कमरे में जाके भगवान को प्रणाम करते हुए मैंने भगवान से कहा, भगवान, अगर मेरा दिमाग चल गया है या मुझे वहम हो रहा है, तो कृपया इन सारी चीज़ों को ठीक कर दीजिए। और उसके बाद मैं चुपचाप अपने काम पे लग गई। मैंने खाना वगैरह तैयार किया। हम दोनों बैठ के खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मेरे हस्बैंड को भी शायद वो आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कंटिन्यू
उस आवाज़ को इग्नोर कर रहे थे, शायद इसलिए कि उस आवाज़ के बारे में सुनकर कहीं मैं और न डर जाऊं। उन्हें पता था कि मैं पहले से डरी हुई हूं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को वो मुझसे दूर रखना चाहते थे। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने खाना खा लिया और हम लोग बेडरूम की तरफ सोने के लिए जाने लगे, तो मुझे उस कमरे में जाते हुए बहुत डर लग रहा था। मैंने उस कमरे में जाते के साथ अपने हस्बैंड को कहा, मैं इस मिरर के सामने नहीं आ सकती, आप इस मिरर को ढक दीजिए। मेरे हस्बैंड ने कहा, इतना अगर कर देता हूँ तो फिर सो जाओगी ना? मैंने कहा, हाँ, बस आप उस मिरर को ढक दीजिए। मेरे पति ने यही किया। उन्होंने एक कपड़े से उस पूरे मिरर को ढक दिया। ढकने के बाद जब हम लोग सोने लगे, तो अचानक से जिस कपड़े से मेरे पति ने उस मिरर को ढका था, वो कपड़ा खुद ब खुद निकलकर नीचे गिर गया। हम लोगों ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? फिर बोला, कोई बात नहीं, हवा के झोंके से ऐसा हो गया था। लेकिन मेरे पति को अंदर ही अंदर ये पता था कि उन्होंने जिस तरीके से उस मिरर को ढका था, हवा से भी वो कपड़ा नहीं निकल सकता था। उन्होंने मिरर के पीछे एक हुक में उस कपड़े को अच्छी तरीके से फंसाया था। कोई बात नहीं, फिर से उसे ढक दिया गया, फिर से वो कपड़ा नीचे गिर गया। ऐसे कई बार होते रहा, जैसे कि वो मिरर खुद को ढका रहना नहीं देना चाहता था, और यही चीज वो अपने ऊपर से कपड़ा खुद ब खुद हटा दे रहा था। मेरे हस्बैंड को भी ये चीज बहुत अजीब लगी। उन्होंने कहा, आज हम लोग बेडरूम में नहीं सोएंगे। उन्होंने आखिरी बार उस मिरर पे एक कपड़ा डाला और वो मेरे साथ बाहर की तरफ चले गए। उसके बाद हम लोग दूसरे कमरे में सोए। अगले दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुमको उस कमरे में आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं काम पे चला जाऊंगा तो तुम उस कमरे को बंद करके रखना, और तुम्हें जो भी काम करना है बाकी के घर में करना, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हें जिसके पास भी जाना है तुम जा सकती हो, और आज मैं अपना फ़ोन भी फ्री रखूँगा ताकि तुम्हारे कॉल करने पे मैं तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकूँ। खैर, इन सभी चीज़ों के बीच मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि मेरे पति अब मेरे प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं और उन्हें अब मुझ पे विश्वास है। मैंने इस चीज़ को हामी भरते हुए कबूल किया और उसके बाद मैं बाकी के घर में काम करने लगी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड जा चुके थे और अभी दोपहर का टाइम ही हुआ था, तब तक अचानक से मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और उसमें से मुझे वो दोनों राजा रानी टाइप्स लोग साफ साफ नजर आ रहे थे कि वो लोग अब मिरर में नहीं बल्कि मेरे कमरे में खड़े हैं। और अब मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मेरे डर का कोई सीमा न था। मैंने सोचा, अगर ये लोग कमरे तक आ सकते हैं तो ये लोग बाहर भी निकल सकते हैं। मैंने चुपचाप उस घर से भाग जाना ही सही समझा। मैंने तुरंत घर से बाहर निकल के अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उन्हें सभी कुछ बारी बारी से बताना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सभी कुछ सुना तो उन्होंने कहा, तुम्हें घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहीं रहो जहाँ तुम हो, मैं वहाँ पे खुद ब खुद पहुँच जाऊँगा। और जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आए तो उनके साथ एक महात्मा जी भी थे और वो शक्ल से ही बहुत ज्ञानी लग रहे थे। मैंने उन्हें सभी कुछ बता दिया। महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ चलो, लेकिन मेरे आगे नहीं, मेरे पीछे रहना। वहां जाते के साथ सबसे पहले उन्होंने हमारे मेन डोर पे कोई धागा बांधते हुए और कोई सिंदूर जैसी कोई चीज से एक रेखा बना दिया, और उसके बाद वो हमारे साथ घर के अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने हमारे हाथ में कलावा बांध दिया था, जिससे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे घर में कोई शक्ति है उससे तुम बचे रहोगे। उसके बाद जब वो घर के अंदर घुसे तो उन्होंने कहा, मुझे इस घर में कोई बहुत प्राचीन ताकत महसूस हो रही है, जो कि आज की नहीं कई सदियों पुरानी है, जो बहुत पहले से किसी वजह से किसी कैद में है, जिसे अब निकलने का मौका नजर आ रहा है। अभी तक तो वो उस कमरे में भी नहीं गए थे और उन्हें इतना कुछ महसूस होने लगा था। उन्होंने मुझे तुरंत एक आईना लाने के लिए कहा, जो आईना वो अपने फेस के सामने रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो उस कमरे में एंटर करने लगे, उन्होंने वो आईना पूरी तरीके से अपने सामने कर दिया। उसके बाद वो उस बड़े वाले आईने के पास पहुंचे और वहां जाते के साथ उन्होंने
उन दोनों को प्रकट होने का आदेश दिया। जब उन्होंने ये आदेश दिया तो थोड़ी ही देर में आईने में दो लोग प्रकट हो गए और उन दोनों को देखते के साथ मेरे पति भी ये समझ चुके थे कि मैंने जो कहा था सच कहा था, क्योंकि मैंने जो हुलिया बताया था ये दोनों बिल्कुल उसी तरीके के नजर आ रहे थे। इनकी वेशभूषा और पोशाक भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने अपने पति को और बाबा जी को बताया था। बाबा जी ने उन लोगों से बात करना शुरू किया और बातचीत में ये पता चला कि वो दोनों सच में राजा रानी ही थे और वो दोनों जहाँ रहते थे, जिस महल में रहते थे, उस महल में ही उन्हीं के कमरे में ये शीशा रखा हुआ था। जब ये दोनों अपने महल में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, तभी पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके महल पे हमला कर दिया और बहुत जल्दी इन लोगों के सेना को हराकर उसने कब्जा भी कर लिया। और कब्जा करने के बाद इन दोनों को उन्हीं के महल में कत्ल कर दिया गया और ये दोनों मरने के बाद उसी महल में भटकने लगे। लेकिन जिस राजा ने इनके महल पे कब्जा किया था, वो राजा इनके आत्माओं की वजह से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ये लोग उसे ना उसके महल में और ना अपने महल में कहीं भी शांति से रहने नहीं दे रहे थे। वो राजा इतना परेशान हो गया कि उसने एक तांत्रिक को बुलवाया और उस तांत्रिक ने अपने तांत्रिक शक्तियों से इन दोनों को उसी मिरर में, उसी आईने में कैद कर दिया। हालांकि इन दोनों के साथ हुआ तो गलत था, लेकिन अब ये दोनों भी बदले की भावना में थे। ये दोनों भी दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि बाबा जी के अनुसार आईने के पीछे एक अलग दुनिया होती है। कई बार जो आत्माएं किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें आईने के दुनिया में कैद करने की कोशिश की जाती है और एक बार जो आईने की दुनिया में कैद हो जाता है, वो हर टाइम, हर वक्त सिर्फ उस दुनिया से निकलने की कोशिश करता है, हमारे असली दुनिया में आने की कोशिश करता है, आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। आईने की दुनिया में सब कुछ उल्टा होता है, जैसे कि आपको मिरर में अपनी परछाई उल्टी नजर आती है, उसी तरीके से आईने की दुनिया में सभी कुछ उल्टा होता है। इसीलिए वो लोग भी बाहर निकलकर हमारी दुनिया में साक्षात आकर हर चीज कंप्लीट करना चाहते हैं और वो दोनों तो अपने बदले को भी पूरा करना चाहते थे। गुरुजी ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार न थे और उन दोनों की आत्माओं को आजाद होने के लिए हम दोनों की आत्मा को वो मिरर की दुनिया में कैद करना चाहते थे और वो लोग इस चीज के लिए मानने के लिए भी तैयार न थे। बहुत समझाने के बाद भी, गुरुजी के बहुत बताने के बाद भी वो लोग इस चीज पे अड़े हुए थे कि हम दोनों के आत्मा को उस दुनिया में कैद करके वो दोनों अपने आत्माओं को आजाद कर लेंगे। फाइनली फिर बाबा जी के जब समझाने से कोई असर ना हुआ, तो बाबा जी ने एक अभिमंत्रित कपड़ा निकाला और उस कपड़े से उस मिरर को पूरी तरीके से ढक दिया। उसके बाद उन्होंने हम लोगों से कहा कि तुम ये मिरर कहाँ से लेके आई हो। मैंने उन्हें वो एड्रेस बताया और हम तीनों उस जगह पे गए। वहां जाके वहां के मालिक से हम लोगों ने उस मिरर के पिक्चर को दिखाकर सब कुछ पूछा। उसने बताया कि ये मिरर हम लोगों ने ढक के इसीलिए रखा था क्योंकि मालिक के, मतलब उस एंटीक शॉप के मालिक के जो पिताजी थे, वो हमेशा कहते थे कि इसे ढक के ही रखना, ये कोई ऐसी वैसी मिरर नहीं है और ये मिरर ऐसी है कि इसे तुम कहीं भी रख दो, ये खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाएगी। हाँ, अगर तुम यहाँ रखोगे और ढक के रखोगे तो तुम लोगों को इसे खरीदने से रोक सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी एकांत जगह पे इसे जाके रख देते हो तो तुम ना चाहते हुए भी इसे लोगों के बीच ही रख रहे हो, क्योंकि ये मिरर खुद को प्रकट करने में माहिर है। मैंने ये कोशिश कर रखी थी, इसीलिए मुझे ये बात पता है। जब मालिक के पिताजी ने ये सारी चीजें दुकान के मालिक को बताई थी तो वो डर गया और उसने इसको अच्छे तरीके से कपड़े से पैक कर अपने ही वेयर हाउस में रखवा दिया, ताकि जब भी कोई कस्टमर इस मिरर को पसंद करे तो वो लोग उसको ये मिरर खरीदने से रोक सके। लेकिन जब मैं ये मिरर खरीद रही थी तो दुकान में तो मालिक था ही नहीं, वो मुझे रोकता कैसे। उसने बोला, मैंने आप लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन आप लोगों का एड्रेस गलत था।
इसीलिए मैं आप तक पहुंच नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाकर आपको इस आईने की सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं असफल रहा। हम लोगों ने बोला, आप और क्या जानते हैं? उसने जो भी जानकारी थी, उसके पास एक किताब थी, जिस किताब में उस राजा रानी का नाम, उस लोग किस सदी में थे, उनके साथ क्या हुआ था, उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ था। क्योंकि उस मिरर के बारे में जब दुकान के मालिक के पिताजी को पता चला था, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके इनका इतिहास निकाला और इस वजह से ये इतिहास अपने बेटे को दिया था कि आगे चल के अगर कोई इसके मुसीबत में फंसी जाए, इसके माया जाल में फंसी जाए, तो उसे निकलना कैसे है ये पता रहे। पंडित जी ने ये सारी जानकारियां ले ली। उसके बाद उनके लिए आसान हो गया कि इस मिरर को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसी किताब में एक और जानकारी लिखी थी कि अगर किसी ने इस आईने को तोड़ने की कोशिश की, तो पहली बात तो ये मिरर टूट नहीं सकता, और अगर किसी ने इसे गलती से तोड़ भी दिया, तो वो दोनों आत्माएं और ज्यादा तबाही मचा देंगी। घर पहुंच के और काफी तंत्र मंत्र करके पंडित जी जब थक गए, तब उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम लोग मेरे लिए इंतजार करो, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ। पंडित जी ने वापस उस शीशे को, उस आईने को ढक दिया और चले गए। थोड़ी देर बाद वो और उनके 3 शिष्य वहां वापस आए। पंडित जी ने कहा, इस आईने को तोड़ना सही नहीं होगा और ना ही इसे इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। मैंने एक ठिकाना ढूंढा है जहां ना तो ये आईना किसी और को नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही किसी के सामने प्रकट हो पाएगा। हम लोगों ने कहा, बस पंडित जी किसी भी तरीके से इस आईने से हमारा पीछा छुड़वाइए, बाकी आप पे हमें पूरा भरोसा है। पंडित जी अपने शिष्यों के साथ उस आईने को लेके जाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ऐसी भी चीजें हैं जो तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने 3-4 चीजों की तरफ और इशारा किया। जो रात में हमें राजसी मोहर जो परेशान करता था, उसमें वो भी शामिल था। हम लोगों ने सब कुछ उठाकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी वो सारी चीजें लेके चले गए। उन्होंने हमसे एक भी रुपए नहीं लिए, क्योंकि वो सच्चे ज्ञानी थे। उन्होंने मंत्र पढ़ के बस हमारे सिर पे हाथ फेरा और हमें बहुत सुकून महसूस होने लगा। हमें उसी वक्त ये फील होने लगा जैसे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। पंडित जी उस आईने को और बाकी की चीजों को लेके कहाँ गए, ना उन्होंने हमें बताया और ना हमने ये पूछा। लेकिन हमें ये पता चल चुका था कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, आईने की दुनिया। इसीलिए शायद कहा जाता है कि रात को काफी देर होने के बाद आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, और रात को सोते वक्त अगर आपके कमरे में आईना हो तो उसे ढककर सोना चाहिए। अब तो हम अपने कमरे में आईना भी नहीं रखते। अगर हमें आईने की जरूरत पड़ती है तो वो हॉल में रहता है। हॉल में जाइए, आईना देखिए और वापस से उसे ढक दीजिए। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और भी मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।